स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ। हमारे साथ हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी। ईरान की बात तो हमने की और ये भी आपको ब्रेक से पहले बताया कि ईरान में बड़ी दिलचस्पी आसिम मुनीर और पाकिस्तान की है और वहाँ के लिए अपनी सारी सेवाएं उन्होंने जो है ट्रम्प साहब को ऑफर की हुई हैं कि आप जो चाहेंगे हम यहाँ पर कर देंगे आपके लिए। पहले भी वो ये बात कर चुके हैं। लेकिन जहाँ असल जंग लड़ने की हालत नौबत आती है वहाँ पाकिस्तान क्या करता है, ये आपने ऑपरेशन सिंदूर में देख लिया। जब उनकी डीजीएमओ ने फ़ोन उठा के झंडा तो नहीं दिखा पाया होगा, लेकिन ये तो बोला होगा कि हमने भाई सफ़ेद झंडा दिखा रहे हैं आपको, आप प्लीज़ मारना बंद करो, और उन्होंने सीज़ फायर मांगा। अब कल आर्मी चीफ ने, हमारे आर्मी चीफ ने ये बताया डिटेल में, उनकी बात आपको सुनाऊंगा कि वो नौबत पाकिस्तान के लिए क्यों आई थी। उस रोज़ 10 मई को 25 को क्या हुआ था ऐसा, वो बताएंगे डिटेल में आपको। लेकिन उससे पहले आपको मैं सुनाता हूं पाकिस्तान के लोग क्या बता रहे हैं। एक पत्रकार एक आर्मी चीफ से जो उनकी बात हुई, एक्स आर्मी चीफ से, उसका हवाला दे रहे हैं। वो बताएंगे वो उनकी पूरी बातचीत कि पाकिस्तान के एक एक्स आर्मी चीफ ने मुझे क्या बताया, पाकिस्तान भारत से कितने दिन तक लड़ाई कर सकता है। अब ये जो कह रहे हैं कि मेरे ये जनरल कियानी ने मुझे बताई ये बात, और वो कह रहे हैं तब बताई थी जब पाकिस्तान के हालात आज से तो बहुत बेहतर थे। तब भी उन्होंने कहा था 20 दिन तक बस हम किसी तरह होल्ड कर पाएंगे, लड़ना नहीं, मैं होल्ड कर पाएंगे भारत को, और उसके बाद फिर हम वही करेंगे जो इस ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने किया। ट्रंप के पास गए, सऊदी के पास गए, कतर के पास गए, यूएई के पास गए, जंग रुकवाओ जंग रुकवाओ। आप सुनिए, आपकी ये तो कह रहे थे 20 दिन, ऑपरेशन सिंदूर में तो 3.5 दिन चला। 3.5 दिन में सीज फायर मांगा पाकिस्तान ने। क्या हुआ उस आखिरी कुछ घंटों में, यह बता रहे हैं भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी। आखिर ऐसा पाकिस्तान के साथ क्या हुआ कि उसे लगा कि अब बस भारत से किसी भी तरह यह जंग रोकनी पड़ेगी। 10 तारीख को सवेरे कुछ ऐसे निर्देश तीनों सेनाओं को दे दिए गए थे कि अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती तो इसमें क्या होना था, वो जिसको समझ में आना था उसकी समझ में आ चुका था। तो चूंकि उसके समझ में आ चुका था, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए, उस चीज को समझते हुए, क्यों उनके पास सैटेलाइट से एक पूरी खबर थी कि कौन सा शिप, कौन सा स्ट्राइक कोर या पिवट कोर या कौन सा एयरक्राफ्ट कहां मूव कर रहा है। इस सारी खबर को जब उन्होंने, जिसको हम बोलते कनेक्टिंग द डॉट्स, जब उन्होंने डॉट्स कनेक्ट किए तो उन्होंने बोला अभी समय आ गया है। 10 तारीख का दिन याद कीजिए आप, उससे उस रात में और 10 तारीख की सुबह ही सारे एयर बेसेस पर पाकिस्तान के जितने 12-13 एयर बेस थे सबके ऊपर मिसाइलें और बॉम्ब जाकर के गिरे थे। और फिर जनरल द्विवेदी कह रहे हैं कि हमारी तरफ से इंस्ट्रक्शंस थे और ये पाकिस्तान को खबर मिल गई थी कि हमारी तीनों सेनाओं का मूवमेंट हो रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी ग्राउंड फोर्सेज रेडी थी इंटरवीन करने के लिए। ग्राउंड फोर्स मतलब सेना घुसने के लिए तैयार थी, नेवी पूरी तरीके से आगे बढ़ रही थी, एयरफोर्स तो जो कर रही थी वो कर ही रही थी। ये दिख रहा था पाकिस्तान को। तो 3.5 दिन के अंदर घुटनों में आए, तो 20 दिन तो बहुत दूर की बात है। त्रिपाठी जी देखिए, कहते हैं ना कि सच जब सामने आता है तो फिर उसके बाद कुछ इफ बट किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं रह जाती। और वो सच सामने उसी दिन आ गया था जब पाकिस्तान के एयर बेसेस तबाह हो गए। पाकिस्तान के उन एयर बेसेस से 3-3 महीने तक कोई एक्टिविटी नहीं हो पाई। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो आतंकवादी है वो कहता है कि या अल्लाह मुझको भी उठा लिया होता। पाकिस्तान की सेना के लोग उन सैकड़ों आतंकवादियों के जनाजे में जाते हैं और मतलब उसको यूं कहें तो बुक्का फाड़ के रो रहे थे। ये सच बताता है। उसको उपेंद्र द्विवेदी ने थोड़ा अच्छे से समझाया कि हम क्या कर रहे थे। और ये तो कोई छिपी हुई बात है नहीं कि पाकिस्तानी सेना, मतलब आप अभी पुराना वाला जिक्र कर रहे थे कि बगराम दिला के देंगे क्या, तो मुझे ध्यान में आया कि अपनी सूखी हुई पैंट अभी तक वापस लेके आए या नहीं आए, मतलब वो पता नहीं लेके आए कि नहीं आए। पाकिस्तान की दरअसल कोई हैसियत नहीं। पाकिस्तान को जिस तरह से अमेरिका और चीन इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसी ताकत पर टिका रहता है। लेकिन अगर भारत लड़ाई के मोड में आ जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि 15 से 20 दिन वो सस्टेन कर पाएंगे। जाहिर है जो लड़ाई होती है तो लंबी चल सकती है, बहुत लंबा समय ले सकती है, लेकिन इतने दिनों में वो मुल्क खत्म हो जाएगा, इसमें मुझे कोई भ्रम नहीं दिखता है। और ये देश के लोगों को भी कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। एक ताजा तस्वीर अभी आई पाकिस्तान से, वो आपको मैं दिखा दूं। आसिम मुनीर मौलवियों से मुलाकात कर रहा है, ऐसा लग रहा है मौलवियों की फौज बना रहा है। इसको लेकर डीजीआईएसपीआर मतलब पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता की तरफ से बताया गया है कि आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के कुछ चुनिंदा मौलानाओं से मुलाकात की और नेशनल पैगाम अमन कमेटी के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ ये मीटिंग हुई है। मौलानाओं के साथ मीटिंग हुई है। अगली लाइन में होल्ड कर रहा हूं, ठीक है, इतना आप देख रहे हैं। मौलानाओं से मीटिंग हुई, मुद्दा क्या था? आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा हुई। मौलानाओं के साथ आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा कर रहा है पाकिस्तान की सेना का जनरल।
अब आप इसका मतलब आप खुद ही समझ जाइए पाकिस्तान के हालात इस वक्त क्या हैं और क्यों मौलानाओं को कॉन्फिडेंस में लेने की नौबत आई हुई है, क्योंकि तालिबान भी मार रहा है, बलोच भी मार रहे हैं और बाकी जो हालात इमरान खान ने बना रखे हैं वो तो बना ही रखे हैं। सर बिल्कुल ठीक बात है। और वहाँ पर मतलब पाकिस्तान इस समय इतना घिरा हुआ है, अंदर से बाहर से। घिरा हुआ तो बाहर से ही होते हैं, लेकिन ये तो अंदर भी बहुत हालत ख़राब है। और उपेंद्र द्विवेदी साहब का आपने जिक्र किया, तो कई बार होता है कि वार्निंग से भी आदमी समझता है, कई बार होता है कि सुसाइडल मोड में रहता है। उपेंद्र द्विवेदी जो वार्निंग दे रहे हैं वो, या जो बात कह रहे हैं वो वार्निंग के तौर पे मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के लिए वो एक वार्निंग है कि भाई अब फिर गलती मत करना, अब ये सब बहाने बाजी से काम नहीं चलेगा। और मौलवियों को इकट्ठा करके वो थोड़ा सा एक अंदर की जो स्थिति है उसको तैयार करने की भी कोशिश कर रहे हैं। खासतौर से जो तालिबान के साथ जो झगड़ा है ना, उसका भी निपटाने के लिए मौलवी को होना, उनके साथ होना, वहाँ पर खड़ा होना, क्योंकि उसको डर है कि तालिबान के जो पठान हैं, और तालिबान को तो असली मौलवी मुल्ला के तौर पे देखा ही जाएगा कल्चरली यदि उसको देखा जाए, तो उस सब के बीच में वो क्या रास्ता निकलेगा, मुझे लगता नहीं है कि कोई रास्ता होगा। अभी आप उससे पहले बगराम, मौलवियों की सपोर्ट की जरूरत पड़ने लगे, एक समर्थन की जरूरत पड़ने पड़े, वो इंटरनल की सेना को यही बता रहा है कि आपकी वहां पर कुछ लोगों के बीच में लोगों के बीच में आपका कुछ नहीं बचा, तो वो इंटरनल उसके लिए, डिसिप्लिन के लिए, सिस्टम के लिए उनको मौलवियों को साथ लेना चाहता कि ताकि कभी कोई खड़ा हो जाए तो कहीं उनके साथ दिखाई दे। हाँ, मैं एक जोड़ देना चाहता हूँ कि जब बेनजीर भुट्टो की हत्या हुई थी तो इसमें माना जा रहा था कि तबलीगियों का बहुत बड़ा रोल था। तो ये या नवाज शरीफ के साथ जो है वो मौलानाओं की एक बहुत बड़ी जो जमात थी वो उनके साथ खड़ा था। अभी आपने देखा होगा कि कई मौलाना जो है इमरान खान का पक्ष में आकर के खड़े हो गए, ये पहले ऐसा देखने को नहीं मिलता था। हाँ। फजलुर रहमान को तो आपने देखा ही होगा कि कई चलिए बार वो तो फिर भी सियासी मौलाना है, बाकी पूरी एक वो बहुत बड़ी एक मौलानाओं की एक मीटिंग हुई थी जिसमें इमरान खान के पक्ष में है। और स्वाभाविक है कि यदि सड़क पर लोग उतर गए हैं और वहां के मौलाना उनके साथ खड़े हो जाए तो फिर किसी भी कोई भी डिक्टेटर हो कि कोई भी जनरल हो उसके लिए बने रहना जो है वो सर एक डेट बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं डेट मिस कर रहा हूं, लेकिन ये पहला या दूसरा हफ्ता फरवरी का है, शायद 12 फरवरी या 8 फरवरी ऐसा कुछ है। इमरान खान की पार्टी ने पूरा पाकिस्तान बंद करने का कॉल दिया हुआ है उस दिन का। तो वहां जो ये मार्च निकाल रहे हैं सोहेल अफरीदी, इनके चीफ मिनिस्टर, और इनकी इमरान खान की, हाँ, वो तो चारों उसकी तैयारी है पीटीआई की, उनको फरवरी में पाकिस्तान बंद करना है, उसी को ध्यान में शायद उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए। लेकिन एक खबर भारत के लिहाज से और बता दें, भारतीय सेनाओं की को और सक्षम बनाने के लिहाज से बड़ी खबर है। भारत और फ्रांस के बीच राफेल को लेकर एक बड़ी डील हो सकती है। खबर यह है कि 114 राफेल और विमान भारतीय वायुसेना को मिल सकते हैं और ये भी एक बहुत बड़ी डील होगी। और ये जहाज जो है, इनमें से शायद 17 जहाज जो है फ्लाईवे कंडीशन में मिलेंगे भारत को, और बाकी जहाज भारत में बनेंगे जिनका 30% निर्माण भारत में किया जाएगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होगा इसमें, और इसमें लेकिन भारत के हिसाब से जो भी हमको उसमें अपना अपडेट उपकरण लगाने हैं, इंटीग्रेट करने, हथियार लगाने, इंटीग्रेशन करना है, वो किया जाएगा। तो लेकिन जो बातें चल रही थी कि आप रूस का Su-57 या अमेरिका का F-35 वो बेचना चाह रहे हैं, उस पर इंटरेस्ट है भारत, तो ये बात अब लगभग तय है कि भारत राफेल के साथ ही जा रहा है। इससे पहले भी हमने राफेल ही खरीदे थे, और अब तो नौसेना के लिए भी पिछले साल एक बहुत बड़ी डील हमने की थी। सो भारतीय एयरफोर्स राफेल पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद स्पेशली राफेल के ऊपर ही भरोसा जता रही है। सर समीर जी, राफेल तो पहले भी भारत सरकार ले चुकी है, लेकिन उसको लेकर जिस तरीके से प्रपोडा चलाया गया था कि भाई इसके अंदर बहुत भ्रष्टाचार किया गया है, इसके अंदर बहुत हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई भी हुई थी, उसके बाद उसका जवाब विपक्षी पार्टियों को मिल गया था। राफेल एक बड़ी ताकत बनकर उभरा और सेना ने इस पर बहुत भरोसा जताया, और मुझे लग रहा है बहुत बड़ी डील हो रही है। आज तक के इतिहास में शायद इतनी बड़ी डील भारत सरकार ने नहीं की थी। और जिस तरीके से चीन अपनी ताकत बढ़ा रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान अमेरिका से मदद ले रहा है, जिस तरीके से तुर्की पाकिस्तान को मदद दे रहा है, तो भारत, और जिस तरीके से बांग्लादेश पड़ोस में बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत को चुनौती मिल रही है, तो भारत को निश्चित रूप से अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करना होगा। और जिस तरीके से देश के अंदर भारत आत्मनिर्भर बनते जा रहा है बनाने के ऊपर, ये एक बड़ी बात है कि राफेल का निर्माण भारत के अंदर होने वाला है। हालांकि खबर यह भी कि शायद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी इसमें करने की बात चल रही है। अभी तक जो खबर है उसमें नहीं है, प्रस्ताव दिया हुआ है, हो सकता है बिल्कुल आपके हिसाब से इक्विप किया करने, हाँ, और हो सकता है कि इतना बड़ा ऑर्डर होगा तो भविष्य में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लेकर भी कोई चर्चा हो, लेकिन एक बहुत बड़ी डील है। और सैन्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, रक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो एक बड़ी डील है। मोदी सरकार ने इसको किया है, और आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत की सेना दुनिया में सबसे निपटने के लिए सक्षम होगी, तो मुझे लग रहा है उसी में एक बड़ा कदम है भारत सरकार का। दो चीजें की गई, मैं बता दूं कि ये MEA से
भारत सरकार से जो जानकारी 55,000 करोड़ की डील अभी फाइनल कर दी गई है, हो गई डील। हो गई है ओके। इसके लिए राफेल को लेकर। और दूसरा S-400 जो हमारा रडार सिस्टम था रशिया का, उसका भी अपडेटेड वर्जन को लेकर भी डील फाइनल हो गई। ये दो बड़ी डिफेंस डील अभी तय हुई है। कैसे उसका पेपर एक खबर मैंने पाकिस्तान में 2-3 जगह उनके जर्नलिस्ट से सुनी तो मुझे इसमें इंटरेस्ट आया, और अब देखें आगे होता है कि नहीं होता, लेकिन इसका अगर हुआ तो इसका मतलब बहुत बड़ा है कि पाकिस्तान में वोटिंग एज बढ़ाई जा सकती है। वोटिंग एज हमारी तरह उनके यहाँ भी 18 साल है, लेकिन उनके यहाँ अभी जो अमेंडमेंट हुआ जिसमें आसिम मुनीर वो बन गया, उसको इम्यूनिटी बन गई, पूरे उसकी CDF बन गया, उसके बाद एक 28th अमेंडमेंट होना है, ये तो तय है, ये तो पहले से पता था। अब उस अमेंडमेंट में क्या होगा वो अब सामने आ रहा है कि वोटिंग एज 18 साल से बढ़ाकर 25 साल तक करने की बात चल रही है कि पहला वोट आदमी 25 साल की उम्र में डालेगा। तो ऐसा कैसा डर है भाई, और क्यों? पूरी दुनिया कम करती है उम्र को कि भाई आजकल लोग जो है बच्चे भी जल्दी ज्यादा समझदार हो रहे हैं, उनको अपनी प्रेफरेंसेस देने का हक है, और आप 18 से 25 साल करना चाहते हैं। सर एक ही बात कई जगह से आनी जब लगती है तो लगता है कि कुछ होगा, ये बात मैंने कई जगह से सुन ली है, तो ये लेकिन इसका मतलब क्या, क्यों वोटिंग एज बढ़ाना चाहते हैं? अभी जो आपने पहले खबर दी उसी से जुड़ी हुई ये खबर है, क्योंकि जैन जी वहाँ पर पाकिस्तान में जिस तरह से इमरान खान के साथ जुड़ा हुआ है, जैन जी कहें तो फिर मतलब जो नौजवान है वो यंग वोटर जो वहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो मान लीजिए चुनाव जब होंगे और यदि वो वोटर वहाँ पर इमरान खान के साथ या उसकी पार्टी के साथ खड़ा होता है तो एक बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो कम से कम 7 साल की जनरेशन, मतलब समझिए कि 2 पीढ़ी ऑफ वोटर्स हो गया ना ये एक तरह से। खासतौर से यदि 5 साल के इलेक्शन को देखें तो 2 जनरेशन ऑफ वोटर्स का एक बड़ा हिस्सा आप उससे बाहर कर देंगे। आपको ये बिलीवेबल लगता है कि पाकिस्तान कर सकता है? ये कर सकता है, करने में कोई ऐसा क्या है, कर ही सकते हैं। अभी तो मुनीर साहब और मुनीर साहब को जो करवाना वो शहबाज शरीफ से करवा सकते हैं। हालांकि अगर ये करेगा तो जिसको कहते हैं ना कि थोड़ा अपनी आफत और नजदीक बुला ले, क्योंकि अभी आंदोलन होगा, हाँ फिर वो और बड़ा हो जाएगा और खतरनाक हो जाएगा। 80 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर है, ये ऐसा नहीं हो सकता है बीच में पाकिस्तान में 80 मिलियन 18 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर है पाकिस्तान में 18 से 25 के बीच में। 2 करोड़ वोटर, 2 करोड़ वोटर को आप बाहर करोगे, बाहर करने की बात है। जैसे ये तो समझ में आता है ना कि चलो कुछ पाने के लिए आंदोलन करना, लेकिन कुछ छूट जाए तो उसके लिए तो बवाल होता है। और अगर वो 18 साल वालों को 21 साल या 25 साल कर दिया जाएगा तब तो उनको मिला हुआ है ना, राइट, उसको भला कौन छोड़ेगा? और मुझे लगता है तब तो असीम मुनीर अपनी जो आफत है वो उसको अपने सर पर बिठा रहा होगा। अरे चले मैं आपको एक और 2 इंपॉर्टेंट चीजें और बता दूं। सब बयान पुराने हैं लेकिन बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल नया है। एक बयान था ज़ेलेंस्की साहब, अभी उन्होंने ईरान की घटना में बोला कि बहुत अच्छी बात है, ईरान के लोगों को आज़ादी मिलनी चाहिए। उनका ईरान में इंटरेस्ट ये कि ईरान और रूस दोस्त हैं, और रूस को खास तौर पर जो ड्रोन्स वगैरह जो यूज़ करता है रशिया, वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ईरान में, तो वो ईरानी ड्रोन यूज़ करता है। तो वो इस बात से खुश थे कि चलो इससे कुछ तो कमज़ोर होंगे पुतिन। तो ये ज़ेलेंस्की ने कहा कि बहुत अच्छा है जो ईरान में हो रहा है, तख्ता पलट होना चाहिए, और इससे रूस और पुतिन और कमज़ोर होंगे। मैं पुतिन को क्यों लाया हूं इसमें, मैं आपको पुतिन का एक बयान सुनाता हूं। पुराना बयान है लेकिन एक ये सेटिंग है सर, ऐसे बैठे हुए नेता कुछ कंट्रीज़ के, और इनके बगल में शायद कजाकिस्तान के राष्ट्रपति बैठे हुए। आप वो तस्वीर, वो विजुअल चला दीजिए ज़रा ना। तो उसमें ये कहते हैं अपनी इकोनॉमी बढ़ाइए, वो ताकत बढ़ाने की बात है कि ये हथियार रखना क्या है। सब कुछ सुन लिया पुतिन ने, 2 सेकंड में अपनी बात खत्म करते हुए कह दी, जवाब 2 सेकंड का था। सुनिए आप, पूरा शुरुआत से सुनवा दीजिए इसको। Иногда лучше не иметь ядерное оружие, но зато привлекать больше инвестиций в свою экономику, поддерживать и развивать хорошие отношения со всеми государствами мира, что делает Казахстан на практике. Саддам Хусейн тоже так думал. अंत में पुतिन ने कहा सद्दाम हुसैन भी ऐसा ही सोचता था कि न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए, देश की सुरक्षा के लिए जरूरी नहीं है। तो पुतिन जी ने जब ज्ञान दे दिया तो बस 2 सेकंड, सद्दाम हुसैन भी यही सोचता था। तो सद्दाम का हश्र जान लीजिए, वो ये कह रहे हैं न्यूक्लियर वेपन मुझे इसीलिए चाहिए, ये तो कोई नहीं छोड़ने वाले ये लोग, मुझे मालूम है, मेरी जान के पीछे पड़े हैं। अब सद्दाम हुसैन का एक किस्सा सुनाता हूं आपको। हम लोग कल बात कर रहे थे ना कि अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इराक हमारा दोस्त था, सद्दाम हमारे दोस्त थे, ईरान भी हमारा दोस्त है, ईरान को देख के खुश नहीं होना चाहिए। सद्दाम के साथ क्या हुआ था? 9/11 हुआ, 9/11 के बाद सद्दाम क्यों मारा गया? तो सबने कहा कि वो थ्योरी चली थी ना, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। उस वक्त पाकिस्तान का एक सर्विंग जनरल, जो उस वक्त के सर्विंग जनरल थे, उनका बयान आपको सुना रहा हूं। सम क्लार्क इनका नाम है, और ये कहते हैं मैं पेंटागन में गया उस वक्त 9/11 के बाद,
और एक अफसर ने आके मुझसे कहा कि सर वी आर हिटिंग इराक। तो मैंने कहा इराक, वाई? इराक पे हमला क्यों कर रहे हो? क्या 9/11 से इराक का कोई संबंध मिल गया हमको? उसने बोला नो सर। तो फिर क्यों कर रहे हैं हम? बोला आई डोंट नो, बट डिसीजन हो गया है। बोले मैं कुछ दिनों के बाद फिर गया, तो मैंने पूछा इराक पे हमला हो रहा है? उसने कहा कि सर सिर्फ इराक पे नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट पे हमला हो रहा है, हम 7 देशों पे हमला करने वाले, बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी सबूत के। और ये फ्रॉम हॉर्सेस माउथ है जो आप अब सुनेंगे। आप ये ऐसे ऑपरेट करता है अमेरिका। और उसके आगे वो जो बात थोड़ा सा आप सुन पाएंगे, बयान मैंने पूरा सुना है। उन्होंने कहा दिस कंट्री वाज टेकन ओवर बाय पीपल हु वर नॉट इलेक्टेड। जिसको आप डीप स्टेट कहते हैं ना, कहा कि ये उनके फैसले थे, ये जॉर्ज बुश के फैसले नहीं थे, ये उस डीप स्टेट के फैसले थे कि इराक पे हमला करो। 7 देशों में 5 साल में 7 देशों पर हमला करना था, ये प्लान था। उन्होंने 5 देशों के नाम बताए और 3 पर तो हमला हुआ। सीरिया पे हमला हो गया, लीबिया पे हमला हो गया, इराक पे हमला हो गया। तो अब जो भी कुछ आप दुनिया में होता हुआ देख रहे हैं, ये क्या अलग है सिवाय इसके कि अमेरिका ने मन बना लिया तो करना? देखिए, आपको प्रशंसा करनी चाहिए, लेकिन इसकी प्रशंसा करनी चाहिए कि अमेरिका का एक जनरल जो है खुल करके ये बातें अपनी कह रहा है और हम दुनिया तक पहुंच रहा है। जिस बात को हम लोग किताबों में पढ़ते रहते हैं और एनालिस्ट लोग लिखते रहते हैं कि जितने भी कंट्रीज हैं वहाँ पर अमेरिकन डीप स्टेट जो है डिस्टेबलाइज करके प्रो गवर्नमेंट, और खास करके कोल्ड वार के ज़माने में तो ये मैंने एक के बाद एक तख्ता पलट जितने भी हुआ था, चाहे वो मिडिल ईस्ट में हुआ या वेस्ट एशिया के अन्य कंट्री में हुआ, खत्म कर दिया सर। हाँ, मतलब खत्म ही कर दिया। तो हर जगह वो इंटरवेंशन, ये बात सिर्फ उन्होंने ही नहीं किया, रसिया ने भी किया। रसिया कोल्ड वॉर के बाद तो रसिया कोल्ड वॉर के समय तो दोनों एक दूसरे से प्रतियोगिता कर रहे थे इस मामले में रिजिम चेंज करने के लिए। हम लोगों ने मित्रों डायरी नहीं पढ़ी है कि हमारे यहाँ पीएमओ के अंदर जो है वो केजीबी के एजेंट हुआ करते थे, केजीबी के एजेंट बैठा हुआ करते थे। भारत के मीडिया संस्थानों में, विश्वविद्यालयों में जो बौद्धिक तंत्र था, उस पूरे बौद्धिक तंत्र को एक गिरोह के रूप में प्रो सोवियत कन्वर्ट कर दिया है। क्या एडिटोरियल पेज पर आर्टिकल जाएगा, क्या एडिटोरियल लिखा जाएगा, इसके बारे में सारे डिटेल है। तो इतनी गहरी ये जड़ें रखते हैं ये दोनों कंट्री। अब याद कीजिए पुतिन ने जो कहा था कि सद्दाम भी यही बिल्कुल सही है। एक लाइन से बोल दूं, यदि वेनेजुएला के पास यदि आज न्यूक्लियर बम होता तो इस ढंग से उठा लेता। अरे फिर मैं ये बोल दूं, पाकिस्तान के पास तो न्यूक्लियर बम है, हमने तो मारा पाकिस्तान को। त्रिपाठी जी, आप सौरभ जी बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। अरे वो पौवा वाला है, वो न्यूक्लियर बम नहीं है भाई। पाकिस्तान के पास परमाणु क्षमता नहीं है, अमेरिकन वो हथियार बनाने की स्थिति में नहीं है। परमाणु बम की जो शुरुआती जो कहें कि परीक्षण वाली स्थिति है उसको वो पार कर गए हैं। क्योंकि यह संभव नहीं हो सकता है कि जिस तरह से पाकिस्तान पिट रहा था अगर उसके पास होता तो वो कोई भी उस तरह का कोई टेंट्रम नहीं करता। मैं बार बार ये कहता हूं और ये मैं भारत के लोगों को आश्वासन भी दिलाना चाहता हूं, अगर उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी होती तो दुनिया के दूसरे इस्लामिक मुल्कों के पास भी होती, नंबर 1। नंबर 2, वो अमेरिका के सामने इस तरह से गिड़गिड़ाते रिरियाते गाजा में चले जाएं, यहां चले जाएं, ईरान के खिलाफ खड़े हो जाएं, ये वो नहीं कर रहा होता। वो फटे हाथ आतंक को पैदा करने वाला मुल्क है, इससे ज्यादा उसकी हैसियत नहीं। 3 बयान आपको, क्योंकि अब ये भी दुनिया की एक बड़ी खबर चली रही है, ग्रीनलैंड पर ट्रंप को कब्जा करना है और उन्होंने मन बना लिया है, तो इस पर नेटो और वो आमने सामने आ गए। नेटो के चीफ ने बयान दिया कि देखिए कह तो वो ठीक ही रहे हैं, यूरोप को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी ज्यादा अपनी खुद उठानी चाहिए, कनाडा को भी अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी ज्यादा उठानी चाहिए। वो ट्रंप इज बीइंग फेयर, तो वो पूरी तरह ट्रंप के सामने बिछ गए। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने डेनमार्क के प्रधानमंत्री के बगल में खड़ा होकर के कहा कि अगर ग्रीनलैंड को चुनना है अमेरिका और डेनमार्क के बीच में तो मैं यहीं खड़े होकर के डेनमार्क को चुनता हूं, बात खत्म। ठीक, इतनी बात हो गई। फिर इसके बाद सवाल ये आएगा कि भाई क्या फिर नेटो और क्या बना अमेरिका के बीच में। काजा कलास नाम की एक महिला हैं, ये यूरोपियन यूनियन की डिप्यूटी कमिश्नर या वाइस कमिश्नर हैं और उनके फॉरेन अफेयर्स देखती हैं। उनका स्टेटमेंट होगा, बयान होगा, वो सुना दीजिएगा जरा। इन्होंने बात एक लाइन में कह के मैटर सेटल कर दिया। इन्होंने कहा अमेरिका से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं यूरोप की, ये बात ठीक है, लेकिन हम 80 साल का एक रिश्ता एक घटना के लिए नहीं तोड़ेंगे। Is an indispensable ally, but it's also clear that our relations are not as good as they used to be. In every alliance, there are moments of open disagreement, but Europe will not junk 80 years of transatlantic relations.
सर अब निष्कर्ष क्या निकला? ट्रम्प ग्रीनलैंड भी लेंगे और नेटो भी बना नेटो रहेगा। भी बना रहेगा, यही बात है। यही बात। मतलब सारा झगड़ा खाम खा बिल तो पेश कर दिया सर 51 राज्य बनाने का। हालांकि अभी हाउस और सीनेट से बिल पास होना बहुत मुश्किल है, लेकिन अमेरिका ने बिल पेश कर दिया है कि ग्रीनलैंड को 51वां राज्य बनाएंगे। अब देखते हैं वो बिल पास होता है कि नहीं होता है। क्या बिल पास करवा के ट्रंप उस पर कब्जा करेंगे या बिल अगर गिर जाता है उसके बाद करेंगे? निश्चित रूप से यूरोप ने सरेंडर किया है उसको, यूरोप ने सरेंडर करना ही पड़ेगा। यूरोप के पास कोई और विकल्प नहीं है, ट्रंप के सामने सरेंडर ही करना पड़ेगा। नाटो की कमांड जो है वो अमेरिका के पास है, कैसे लड़ेगा नाटो? लड़ेगा कैसे? डेनमार्क का वो ग्रीनलैंड का प्रधानमंत्री कह रहा है हम तो नहीं होने देंगे। नहीं सर, जब तक मैं नहीं तो होता कह रहा तब हूं, तक तो कह ऐसे ही रहा बोला है। नहीं, जब तक ट्रंप नहीं करते हैं हाँ, तब तक तक वही कह रहा हूं। होता वाला तो कुछ है ही नहीं है ना, वो तो गुंजाइश ही नहीं। चलें खैर देखें, अभी तो खैर लेकिन बड़ी खबर ईरान ही है और ईरान पर हमारी नजर लगातार रहेगी। आज कहानी कुर्सी के में इतना ही।